दीदी अब घर चले, माँ बाबा हमारी राह देख रहे होंगे। अरे रुक ना कविता, कुमार जी आते ही होंगे, उनसे मिले बगैर हम कैसे जा सकते हैं। दीदी बाबा भी घर आ चुके होंगे और आपको तो पता है ना कि बाबा को हमारा देर तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, तो हम पर गुस्सा करेंगे। इसलिए आप कुमार जी से बाद में मिल लेना, अभी हम घर चलते हैं। तो चिंता मत कर, मैं कुछ भी बहाना बताकर बाबा को समझा दूंगी, वो हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। अब चुप बैठ और कुमार जी को देखती रह। ये है सुनीता, जो अपनी छोटी बहन कविता के साथ जंगल में एक तालाब किनारे बैठी किसी की राह देख रही थी। तभी वहाँ एक कुमार नाम का सुंदर सा लड़का आता है। कैसी हो सुनीता? क्या कैसी हो? क्या मैं कितनी देर से यहाँ बैठकर आपकी राह देख रही हूँ और आप अब आ रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ सुनीता, वो पिताजी ने एक जरूरी कार्य बता दिया था मुझे, तो उसी में व्यस्त था। कुमार जी, आपने अपने माता पिता से हमारे रिश्ते की बात की है कि नहीं? नहीं सुनीता, सही समय आने पर मैं उनसे बात करूंगा। कविता वहीं पास में बैठी थी। आप इस मामले में थोड़ा जल्दी कीजिए कुमार जी, आप तो जानते हो ना मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ते में कोई दरार पैदा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनीता, सही समय आने पर मैं माँ पिताजी से बात करूंगा। सुनीता और कुमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तभी दोनों काफी समय तक बातें करते हैं। दीदी अब बहुत समय हो चुका है, अब चले घर, बाबा हमारी राह देख रहे होंगे। तभी सुनीता और कविता दोनों बहनें इसी गांव नामपुर गांव में अपने छोटी सी 2 कमरों के घर में आती हैं, जहां दोनों के माता पिता दीपेश और दामिनी थी। दीपेश इसी गांव में खेती करता है। दीपेश के पास 2 बड़े खेत हैं। सुनीता, कविता, कहाँ थी तुम दोनों इतनी देर से? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि घर जल्दी लौट आना, फिर तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? माँ, मैं तो कब का आ रही थी, पर इस कविता के चक्कर में देर हो गई। ये सुनकर कविता दंग रह जाती है। दीदी ये क्या बोल रही हो आप तो मैं तो हाँ बस मैं बात कर रही हूँ ना माँ बाबा से। एक बात याद रख कविता, आगे से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। 2 कौड़ी की मनहूस कविता, जब से तू हमारे जीवन में आई है हमारे जीवन में मनहूसियत की छाई हुई है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू हमारे नसीबों में पड़ गई थी। अच्छा होता अगर तू भी तेरे माता पिता के साथ इस संसार से चली जाती। ये सुनकर कविता की आंखों से आंसू आ जाती हैं। कविता, ये आखिरी बार है, अगली बार अगर तुमसे ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगा, फिर भटकती रहना दर दर ठोकरें खाते हुए। इतना कहकर दीपेश बाहर चला जाता है। मनहूस कहीं की, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? चल जा और घर के काम कर। जी माँ। कविता अपने घर की रसोई में आती है और वहाँ खाने की व्यवस्था करने लगती है। माँ, बाबा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भगवान जी, आपने मेरे माता पिता को क्यों अपने पास बुला लिया? आज अगर वो जीवित होते तो मुझे जीवन के हर मोड़ पर इतने कड़वे बोल नहीं सुनने पड़ते थे। इधर सुनीता और दामिनी बेड पर बैठी हुई थी। सुनीता बिटिया, देख तेरे बाबा बाजार से ताजे फल लेकर आए हैं, ले फल खा ले, इन्हें खाने से तेरी सुंदरता और बढ़ेगी। सुनीता दामिनी और दीपेश की अपनी संतान है और कविता सौतेली बेटी है। इसीलिए बचपन से ही दामिनी दीपेश कविता से नफरत करते आ रहे हैं और सुनीता से प्रेम। कविता की हैसियत इस घर में एक नौकरानी की तरह है। रात का समय दामिनी, सुनीता और दीपेश तीनों एक कमरे में मजे से सो रही थी और कविता अकेले घर के आंगन में बैठकर सबके गंदे कपड़े धो रही थी। दामिनी घर के सारे काम कविता से करवाती थी। कितनी नींद आ रही है मुझे, सवेरे से एक जैसे मैं काम करती जा रही हूँ। माँ सारे काम मुझे ही बोलती हैं और सुनीता दीदी को सारा दिन आराम करने लगाती हैं।
थोड़ी समय बाद कपड़े धोकर कविता रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और आधी रात तक घर के काम करने के बाद सामने वाले कमरे में आकर फर्श पर फटी चटाई पर लेट जाती है। भगवान जी, मेरे जीवन में क्यों कोई खुशी नहीं आती? हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे नौकर की तरह समझा जाता है। क्यों मैं माता पिता का प्रेम ना पा सकी? थक चुकी हूँ मैं ऐसे दर्द भरे जीवन से भगवान जी। अब या तो मेरी कहीं शादी हो जाए या आप मुझे अपने पास बुला लीजिए भगवान जी। अपने जीवन के दर्द को याद करके कविता मन ही मन काफी दुखी हो जाती है। अब इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगी। कविता रोज सवेरे से शाम तक अकेले घर के सारे काम करके अपने परिवार की सेवा करने लगती है। एक शाम कविता और सुनीता दोनों सड़क से पैदल चलते हुए जा रही थी। कविता, जरा जल्दी चलना, कुमार जी हमारी राह देख रहे होंगे। दीदी, ऐसे बार बार जंगल की ओर जाना हमारा ठीक नहीं है। गांव के निवासी हमें देखेंगे तो वो तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि गांव की कोई भी जवान लड़की जंगल की तरफ नहीं जाती। अरे तू गांव वालों की चिंता छोड़ और तुरंत मेरे साथ चल। दोनों तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। तभी गांव की दो महिलाओं की नजर इन दोनों पर पड़ती है। शांति बहन, ये तो अपनी दामिनी बहन की बेटियां हैं ना? ये हर बार जंगल की ओर क्यों जाती हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। जंगल की ओर तो गांव का कोई भी निवासी नहीं जाता। हमें एक बार मुखिया जी के कानों पर ये बात डालनी होगी, कहीं ये दोनों कोई गलत काम तो नहीं कर रही। दोनों कविता और सुनीता के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। इधर कविता और सुनीता हमेशा की तरह जंगल में उसी तालाब के पास आती हैं, तो वहाँ कुमार खड़ा हुआ था। हाँ कुमार जी, बोलिए, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए क्यों कहा? गजब हो गया सुनीता, माँ बाबा मेरा रिश्ता बाबा के एक दोस्त की बेटी के साथ तय करने जा रहे हैं। ये सुनकर सुनीता की होश उड़ जाती है। क्या? नहीं नहीं कुमार जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ब्याह केवल मेरे साथ ही होगा। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ब्याह तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ सुनीता, पर क्या करूँ? बाबा के आगे बोले तो मौत को दावत देने जैसा है। तुम तो बाबा का गुस्सा जानती हो ना। आप कुछ भी करके इस रिश्ते से मना कर दीजिए कुमार जी। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ, पर तुम भी अपने माता पिता से बात करो। रात का समय कुमार इसी गांव में अपनी बड़ी सी पुरानी हवेली में अपने माता पिता बलराम और नीलम के साथ था। बलराम इसी गांव का मुखिया है। कहाँ गए थे बरखुरदार? माँ, पिताजी, मैंने सुनीता को अपने जाल में फंसा दिया है। अब देखना, बहुत जल्द उस दीपेश के खेत हमारे नाम हो जाएंगे। वाह वाह मेरे शेर, आज सही मायने में तुमने अपने पिता की तरफ कार्य किया है। मुझे तुझ पर गर्व है कुमार। आखिर बेटा किसका है? मेरा। अब देखना, मैं उस सुनीता के सामने एक शर्त रखूंगा कि अगर तुम्हें मुझसे ब्याह करना है तो तुम्हारे पिता को अपने दोनों खेत मेरे नाम करने होंगे। बेचारी सुनीता, उसे लगता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर मैं तो केवल उसके पिता का खेत हड़पना चाहता हूँ। जब खेत हमारे हाथ आ जाएंगे तो मैं सुनीता को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तभी ये सारी बातें घर के बाहर खिड़की के पास खड़ी कविता सुन लेती है। ये क्या? ये लोग तो दीदी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे दीदी को कुमार की सारी सच्चाई बतानी होगी। अगर दीदी का ब्याह इस धोखेबाज कुमार के साथ हो गया तो दीदी का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तभी कविता दौड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। कुमार बेटा, हमारे इस प्लान के बारे में सुनीता और उसके परिवार को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बलराम बहुत ही लालची व्यक्ति है। वह हमेशा ऐसे ही गांव के निवासियों से धोखे से उनकी संपत्ति जमीनें हड़पता जाता है। इधर कविता घर आती है और दीपेश, दामिनी और सुनीता को सारी बात बताती है। ये क्या बोल रही हो कविता? सुनीता, ये सब क्या है? तुम मुखिया जी के बेटे के साथ प्रेम करती हो? कविता, फालतू की बकवास मत कर। कुमार जी ऐसे नहीं हैं। अगर तूने कुमार जी के बारे में और कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है?
तभी सुनीता अपने और कुमार के प्रेम के बारे में अपने माता पिता को सारी बात बताती है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं? माँ, मैं आपको बताना चाहती थी, कुमार जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। दीदी, वो कुमार एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, वो आपके साथ खेल खेल रहा है। चुप कर, दो कौड़ी की अनाथ, मैं सब समझती हूँ तेरी चाल। तू मेरे और कुमार जी के रिश्ते से जलती है ना, इसीलिए तू ऐसी झूठी कहानियाँ बनाकर मुझे कुमार जी के खिलाफ बहका रही है, ताकि मेरा और कुमार जी का रिश्ता टूट जाए। दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से कुमार और उसके माता पिता की बातों को सुना है। मैं तो वहाँ कुमार जी के माता पिता से आपके रिश्ते की बात करने गई थी, पर वहाँ जाकर तो मेरे सामने उनका असली धोखेबाज वाला चेहरा सामने आ गया। दीदी, वो कुमार आपका जीवन बर्बाद कर देगा। तभी सुनीता कविता को एक जोरदार चांटा मार देती है। चुप कर, वरना जुबान खींच लूंगी तेरी मैं। कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मुझे दिलो जान से प्रेम करते हैं। वो सपने में भी मुझे धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकते। बिटिया, तू सच कह रही है। इतना धनी और अच्छा लड़का देख कर ना इस कविता को जलन हो रही है। एक बात कान खोल कर सुन ले कविता, तुझे मेरी बिटिया के मामले में धक्का देने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी तू? तीनों वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही? अगले दिन सवेरे सुनीता कुमार के पास जाती है। सुनीता, मैंने माँ पिताजी से अपने रिश्ते की बात की है और वो मान गए। क्या सच? हाँ, पर एक समस्या है। पिताजी ने मेरा रिश्ता जिस लड़की के साथ तय किया था, उसके पिता दहेज में हमें कई सारा सामान और धन दे रहे थे। अब पिताजी का कहना यह है कि हमारे इतने धनी और बड़े बड़े रिश्तेदार हैं और सब मेरी शादी में आएंगे, तो उनके सामने ये ना लगे कि मैंने एक गरीब लड़की से ब्याह कर लिया है। इसलिए तुम्हारे पिता को भी तुम्हें दहेज में सामान या धन देना पड़ेगा। कुमार जी तो मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं। कविता ने भी यही कहा था। कहीं कविता की बात सच तो नहीं है? नहीं, वो कविता तो बचपन से ही मुझसे जलती आ रही है। वो मेरा भला कभी नहीं सोच सकती। शायद मैं ही कुमार जी के बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ। क्या हुआ सुनीता, कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं कुमार जी, दहेज तो मेरे बाबा दे देंगे, पर दहेज में क्या चाहिए आपको? अब तुम तो जानती हो कि मेरे पिताजी इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मुखिया हैं, तो दहेज में जमीन या धन तो मिलना ही चाहिए। पर तुम चिंता मत करो सुनीता, ये केवल लोगों के दिखावे के लिए होगा। शादी के बाद मैं तुम्हारे पिताजी की दी हुई सारी चीजें तुम्हें वापस कर दूंगा। उन्हें उनका दिया दहेज भी वापस मिल जाएगा और हमारे रिश्तेदारों में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। आप कितने अच्छे हो कुमार जी, और खामखा मैं आपके बारे में इतना गलत सोच रही थी। आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपको पाने के लिए तो मैं अपना जीवन भी दांव पर लगा दूंगी। ये हुई ना बात, तो बस फिर तुम अपने पिताजी को बस इतना कह दो कि वो दहेज में अपने दोनों खेत मेरे नाम कर दें। जैसे ही हमारा ब्याह हो जाएगा, रिश्तेदारों को दहेज के बारे में पता चल जाएगा, तो हम तुम्हारे पिताजी के खेत उन्हें वापस लौटा देंगे। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी सुनीता घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। कुमार तो वाकई में काफी नेक बच्चा है, कितने अच्छे विचार हैं उसके। अब अपने रिश्तेदारों को भी नाराज नहीं करना चाहता और हमारा भी नुकसान नहीं करना चाहता। जी बाबा, देखा तूने कविता कि कुमार जी कितने भले इंसान हैं, और तुम ना जाने उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। जी, हम कल ही मुखिया को और उनके परिवार वालों को अपने घर बुलाते हैं और सुनीता और कुमार के रिश्ते की बात करते हैं। अगले दिन सवेरे मुखिया और सब दीपेश के घर आते हैं और दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद कुमार और सुनीता का रिश्ता तय हो जाता है और 8 दिन बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। रात का समय। जी सुनिए, बिटिया की ब्याह को काफी कम समय बचा है, तो आप कल ही अपने दोनों खेत दामाद जी के नाम करवा देना, फिर हम ब्याह की तैयारियों में लग जाएंगे। सही कहा तुमने दामिनी, ब्याह की बहुत सी तैयारियां करनी है हमें। क्या सच में कुमार जी केवल अपने रिश्तेदारों के लिए दहेज की मांग कर रहे हैं? क्या जो मैंने सुना था वो सब गलत था?
भगवान जी मेरी बहन की रक्षा कीजिएगा, इनके जीवन को बर्बाद होने से बचा लीजिए भगवान जी। तभी दीपेश के घर रिश्ते लगाने वाला शामू आता है। अरे शामू भाई, आप भाई तुमने अपनी बेटियों के लिए लड़के ढूंढने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, तो मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही था ना। एक बहुत अच्छे लड़के दीपक का रिश्ता आया है। लड़का और परिवार वाला थोड़ा गरीब है पर अच्छे हैं। शामू भाई, हमारी सुनीता का रिश्ता मुखिया जी के बेटे कुमार के साथ तय हो चुका है और अगले हफ्ते ही दोनों का ब्याह है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे ये दीपक करता क्या है? वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। परिवार वाले थोड़े गरीब हैं पर अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो हम कविता का भी ब्याह करवा देते हैं। वैसे भी इस मनहूस की ब्याह के लिए कौन अलग से खर्च करे? सुनीता के ब्याह में इसका भी ब्याह हो जाएगा तो हमारा खर्च भी बच जाएगा। सही कहा आपने शामू भाई, आप लड़के वालों को जाकर कह दीजिए कि हमें रिश्ता मंजूर है और 8 दिन बाद हम ब्याह करवाना चाहते हैं। माँ, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हमने लड़के और उनके परिवार वालों को देखा भी नहीं है। वो लोग कैसे हैं, क्या हैं, ये जाने बगैर ही आप मेरा ब्याह करवा रहे हो? देखो तो सही महारानी जी को, इन्हें लड़के और उसके परिवार को देखना है। अरे मनहूस कहीं की, शुक्र मना कि तेरा ब्याह हो रहा है, वरना तो जैसी गरीब अनाथ मनहूस लड़की से तो कोई अंधा भी ना ब्याह करे। ये सुनकर कविता दुखी हो जाती है। फिर क्या था, 8 दिन बाद दोनों बहनों की शादियां एक साथ हो जाती हैं। कविता की शादी एक गरीब लड़की दीपक के साथ हो जाती है और सुनीता की शादी कुमार से। दीपेश ने सुनीता को दहेज में अपने 2 खेत और कई सारा धन कर्ज लेकर दिया था और कविता को फूटी कौड़ी भी नहीं दिया था। रात का समय कविता अपने एक कमरे के झोपड़ी ससुराल में अपने सास ससुर सुजाता, कुलदीप, ननद पायल और पति दीपक के सामने बैठी हुई थी। घर में एक चारपाई और मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही बर्तन थी। कविता बहू, एक बात बता, तेरे माता पिता ने सुनीता को दहेज में इतना सब कुछ दिया और तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी, ऐसा क्यों? क्या तेरे माता पिता तुझसे प्रेम नहीं करते? ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। तभी कविता सुजाता और सबको अपने बीते जीवन के सारे दुखों की बारी में बताती है। मैं अनाथ ही, बस इसी वजह से माँ बाबा मुझसे नफरत करते हैं। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं कविता, ये हम जैसे गरीबों का दुख कभी नहीं समझते। पर तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि तुम्हें अपने सौतेले माता पिता तो क्या, अपने सगे माता पिता की भी याद नहीं आएगी। हाँ बहू, आज से तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। कविता के ससुराल वाले काफी अच्छे और भले इंसान हैं। दीपक और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गरीब थी। इधर सुनीता अपने आलिशान हवेली ससुराल में अपने कमरे में आलिशान बेड पर बैठी हुई थी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना प्रेम करने वाला जीवन साथ भेज दिया और इतना अच्छा ससुराल मुझे मिला। इधर कुमार अपने माता पिता के कमरे में था। वाह वाह कुमार बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अरे दीपेश के वो खेत तो काफी कीमती होंगे। सुनिए जी, हम कल ही बहू को बताए बिना वो दोनों खेत बेच देते हैं और उन पैसों से एक जमीन खरीद लेते हैं। हाँ सही कहा नीलम ने, हम कल ही दीपेश के खेत बेच देते हैं। वैसे भी खेत अब कुमार के नाम ही है। खेत के बिकने के बाद मैं रोज रोज सुनीता से लड़ाई करूंगा ताकि एक दिन वो खुद ही मुझे छोड़कर चली जाए और गांव वालों को हमारे खेल के बारे में पता भी न चले। कुमार और उसके परिवार वाले सुनीता के साथ इतना बड़ा खेल खेल रही थी और सुनीता को इस बात की खबर ही नहीं थी। अगले दिन सवेरे सुनीता सुंदर सी साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, इस घर में कोई नौकर नहीं है क्या? यहाँ नौकर क्यों होंगे, तुम हो ना। अब इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है बहू। क्या मुझे?
हाँ बहू, पर मुझे तो कोई काम आता ही नहीं और कुमार जी ने कहा था कि यहाँ नौकर चाकर हैं और वही घर के सारे काम करते हैं। सुनीता, जब तुम हो तो नौकर रखकर फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करना? और घरेलू कार्य करना हो तो हर बहू का कर्तव्य होता है ना। ये क्या, मुझे तो लगा था मैं अपने ससुराल में रानी की तरह रहूंगी। बहू, वो सामने रसोई घर है, जाकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। तभी सुनीता अपने ससुराल की बड़ी सी रसोई में चली जाती है। इधर कविता अपनी सास सजाता और ननंद पायल के साथ अपने ससुराल में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी हुई थी। बहू, तू रहने दे, चाय नाश्ते की व्यवस्था मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे? आज से आप आराम कीजिए, अब इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। बड़ी प्यारी है मेरी बच्ची। चलो अच्छा है, अब इस बहाने हमें भी भाभी के हाथ के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं पायल, और मैं तुम्हें भी खाना बनाना सिखाऊंगी ताकि ससुराल जाकर तुम भी उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला सको। ये सुनकर पायल दुखी हो जाती है और वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। पायल को क्या हुआ? ये उठकर चली क्यों गई? बहू, गरीबी के चलते पायल को कोई रिश्ता नहीं आ रहा। जो भी रिश्ते आते हैं वो हमारी गरीबी अवस्था देखकर बात किए बिना ही वापस चले जाते हैं। पता नहीं कब मेरी बच्ची को जीवन में सुख प्राप्त होगा। ये सुनकर कविता दुखी हो जाती है। थोड़ी समय बाद सुनीता चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और जैसे ही सब चाय पीने लगते हैं तो सब चाय फेंक देती हैं। छी, ये चाय है या जहर का पानी? बहू, ये कैसी कड़वी चाय बनाई है तूने? ये क्या सुनीता, तुम्हें चाय तक बनाना नहीं आता? कैसी लड़की हो तुम? जी, चाय तो मैंने अच्छी ही बनाई थी, पता नहीं कैसे कड़वी वो। चुप कर। 2 कौड़ी के गरीब घरों की लड़कियों को बहू बनाने पर ऐसा ही होता है। मना करते थे हम इस कुमार को कि इस गरीब के चक्कर में ना पड़, पर तुम्हारी सुनता ही नहीं था। अब देख अपनी आंखों से, इसे तो चाय तक बनानी नहीं आती, तो ये घर संसार क्या खाक चलाएगी? अच्छा भला मेरे दोस्त की बेटी का रिश्ता आया था तुझे, पर तेरे सर पर तो प्रेम का भूत सवार था ना। अब भुगत। इतना कहकर नीलम और बलराम अपने कमरे में चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है। सुनीता, आज तुमने मेरे माता पिता की नजरों में शर्मिंदा कर दिया है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुमार भी वहाँ से चला जाता है। कुमार जी। तभी सुनीता रसोई में आती है। शादी के दूसरे ही दिन मेरी ससुराल वाले मुझसे नाराज हो गए। फिर क्या था, सुनीता सारा दिन अपने ससुराल में नौकरों की तरह काम करने लगती है और उसके सास ससुर और पति हर काम की बदली सुनीता को बुरा भला कहने लगे, उसे खरी खोटी सुनाने लगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कविता अपने ससुराल में काफी खुश रहने लगी क्योंकि उसके ससुराल वाली उसे काफी खुश रखती थी और इधर सुनीता के ससुराल वाले सुनीता को बार बार बातें सुनाकर उसका जीना मुश्किल कर देती हैं। एक शाम सुनीता के हाथ से कांच का एक गुलदस्ता टूट जाता है। 2 कौड़ी की गरीब लड़की, तेरी हाथ पैरों में दम नहीं है क्या? तूने मेरा इतना कीमती कांच का गुलदस्ता तोड़ दिया। मामा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया। गलतियाँ तो अक्सर हो रही हैं तुझसे, कभी अच्छे काम तुझसे होते ही नहीं। कुमार बेटा, बहुत हो गया। अगर अगली बार बहू ने कोई गलती की ना तो मैं सीधे इसे हमेशा के लिए इसके मायके भेज दूंगी। उतने में वहाँ सुनीता के माता पिता दिपेश और दामिनी आती हैं। सुनीता, मेरी बच्ची। माँ, आप क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, हम तो बर्बाद हो गए। दिपेश और दामिनी फूट फूट कर रो रही थी। कुमार बेटा, अब इन्हें क्या हुआ? ये क्या ड्रामा लगा रखा है इन्होंने?
माँ बताइए तो सही, क्या हुआ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है माँ, बोलिए ना। सुनीता बिटिया, तेरे दहेज के लिए हमने जो लाखों रुपयों का कर्ज लिया था, वो कर्ज ना चुकाने पर साहूकार साहब ने हमारे घर सामान सब पर कब्जा करके हमें बेघर कर दिया। क्या? हम पूरे बर्बाद हो गए बिटिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना पैसा, ना जमीन। ये सुनकर नीलम कुमार और बलराम दंग रह जाती हैं। क्या? पर ऐसा कैसे? आपके पास तो खेत है ना बाबा, फिर आप कैसे कर्ज चुका नहीं पाए? कौन से खेत बेटा? हा? वो खेत तो अब तुम्हारे पति के नाम है। पर शादी के बाद तो कुमार जी ने वो खेत आपको लौटा दिए थे ना? कुमार जी, आपने पिताजी को खेत नहीं लौटाए क्या? नहीं सुनीता, तो अब लौटा दीजिए। देखिए मेरे माता पिता कितने परेशान हैं। बाबा आप रोइए मत, आप एक खेत गिरवी रखकर अपना सारा कर्ज चुका देना। मैं ससुर जी को खेत नहीं लौटा सकता। क्यों कुमार जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खेत हमने बहुत पहले ही बेच दिए हैं। क्या? पर क्यों? आपने तो कहा था ना कि आप वो खेत पिताजी को लौटा देंगे, फिर आपने उन्हें बेचे क्यों? मेरी शक्ल पर क्या बेवकूफ लिखा है? और वैसे भी मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ, समझ गई ना? और वैसे भी इतना धनी हूँ तो क्या तुम जैसी गरीब लड़की से ब्याह कर सकता था क्या? वो तो मुझे खेत मिले इसलिए मैंने तुमसे ब्याह किया था, और तुम्हारे पिताजी ने अपने खेत मुझे दहेज में दिए थे, इसलिए उन खेतों पर मेरा अधिकार था। ये सुनकर सुनीता के होश उड़ जाती हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? कुमार जी, आप तो मुझसे प्रेम करते थे ना? प्रेम? अरे मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता था सुनीता। वैसे भी अब तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, इसलिए अपने इन गरीब माता पिता को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। ये सुनकर सुनीता खूब रोने लगती है। इसका मतलब मेरी बहन आप लोगों के बारे में सच कह रही थी। आप लोग सच में धोखेबाज हो। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं कुमार जी, मैं पंचायत में आपकी शिकायत करूंगी। शौक से करो, क्योंकि इस गांव की पंचायत इसी घर से शुरू होती है। कुमार और उसके परिवार का असली चेहरा देखकर सुनीता की होश उड़ जाती हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। मेरा जीवन बर्बाद करके मैं आपको सुख से नहीं रहने दूंगी। मैं गांव के हर निवासियों को आपकी सच्चाई बताऊंगी। तभी सुनीता और उसके माता पिता बाहर गांव में आती हैं। ये सब क्या हो गया हमारे साथ भगवान जी? ये दिन देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं बंद हो गई हमेशा के लिए? माँ आप रोइए मत, देखना हम मुखिया और उसके बेटे को सबक सिखा कर रहेंगे। मैं पूरे गांव वालों को उनकी सच्चाई बता दूंगी। कोई फायदा नहीं बिटिया, बलराम इस गांव का मुखिया, सब लोग उससे काफी डरते हैं, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। इधर कविता अपने पति दीपक के साथ एक खेत में खुदाई कर रही थी। कविता तुम घर चली जाओ, मैं कर लूंगा ये काम। नहीं दीपक जी, घर के हालात बेहतर बनाने के लिए मुझे भी आपके साथ काम करके पैसे कमाने होंगे, ताकि हमारी जरूरतें आराम से पूरी हो सके। मैं तुम्हारा पति हूँ कविता, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। और पत्नी का भी धर्म होता है कि वो अपने पति का हर हाल में साथ निभाए। तभी दोनों खुदाई करने लगती हैं, तो अचानक दीपक के हाथ की कुदाल जमीन के अंदर एक भारी चीज पर जा लगती है। अरे ये आवाज कैसी? लगता है जमीन के अंदर कुछ है। तभी दोनों खुदाई करके मिट्टी हटाती हैं, तो काफी खुदाई करने के बाद वहाँ जमीन के अंदर गड्ढे में एक सोने का बड़ा सा मटका रखा हुआ था। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो सोने का मटका है जी। हाँ कविता, ये तो सच में सोना है। दोनों उस सोने के मटके को हाथ में लेती हैं और खुशी से उछल कूद करने लगते हैं। हाँ कविता, हमें खजाना मिल गया, हम माला माल हो गए कविता। हाँ भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। हाँ कविता, अब हम भी अमीर हो जाएंगे।
तभी दोनों वो सोने का मटका लेकर घर चली जाती हैं। इधर सुनीता और उसके माता पिता गांव में पंचायत के पास आती हैं, तो वहाँ पंचायत में लोगों के बीच मुखिया बलराम, उसका बेटा कुमार और नीलम ये तीनों बैठी हुई थी। सरपंच साहब, वो रही हमारी चोर बहू। हमें उसने अपने इन गरीब माता पिता के साथ मिलकर हमारे घर से करोड़ों रुपयों का धन चुराया है, उन्हें पकड़ लीजिए। ये सुनकर सुनीता और उसके माता पिता के होश उड़ जाती हैं। मारो इन धोखेबाजों को। माँ बाबा भागिए यहाँ से। तभी तीनों जैसे तैसे गांव वालों से बचकर दौड़ते हुए कविता के ससुराल चले आते हैं। बलराम मुखिया ने बड़ी चालाकी से सुनीता और उसके माता पिता को गांव वालों की नजरों में चोर बना दिया था। तभी सुनीता कविता को सारा माजरा बताती है। क्या उस कुमार ने ऐसा किया? मुझे तो उस धोखेबाज की सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी, पर आप ही मेरी बात नहीं मान रही थी दीदी। अब देख लिया ना क्या हुआ। तूने सच कहा था कविता, मेरी ही गलती थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था। अगर उस दिन मैं तेरी बात मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। कविता बेटा, हमारी सहायता कर। हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं। कविता बहू आपकी सहायता क्यों करेगी? आप जैसे बुरे इंसानों के साथ तो ऐसा ही होना था। अरे आपने हमारी बहू को क्या तड़पाया है। हाँ, अब देखना कैसे तुम्हें कविता बहू के दर्द का एहसास होता है। सही कहा तूने सुजाता, ये लोग रहम के लायक नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से, हमें आपकी कोई सहायता नहीं करनी है। तभी दामिनी और सुनीता दोनों हाथ जोड़कर कविता के सामने बैठ जाती हैं। कविता, हमें माफ कर दे बहन। दीदी, माँ, बाबा, आप लोग रोइए मत। माँ जी, भले ही इन लोगों ने जीवन भर मुझे तड़पाया है, इन्होंने भले ही मुझे अपना नहीं माना है, पर मैंने तो इन्हें दिल से अपना माना था और मैं अपने अपनों को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। जो खजाना हमें खेत से मिला है, उसमें जो भी हिस्सा मेरा है वो आप मेरे माता पिता को दे दीजिए। ये सुनकर कविता, दीपेश और दामिनी की आंखों में आंसू आ जाती हैं। देखा आपने, जिस बेटी को आपने जीवन भर बेटी नहीं समझा और जिस बहन तुमने कभी कदर नहीं की सुनीता, आज तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी यही बहन बेटी तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ खड़ी है। केवल खून के ही रिश्ते अपने नहीं होते, दिल से निभाए गए रिश्ते की भी असल अहमियत होती है। हमें क्षमा कर दे मेरी बच्ची। सौतेला समझकर हमने जीवन भर तुझे सताया, हमें माफ कर दे कविता। तीनों रोकर हाथ जोड़कर कविता से माफी मांगती हैं और तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसके बाद कविता अपने हिस्से का सोना अपने माता पिता उन दोनों को दे देती है और वो कविता के ससुराल के पड़ोस में ही अपना एक घर बनाती हैं और कविता की नजरों के सामने रहकर कविता को दिल से बेटी की तरह प्रेम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।